क्या होगा ना कि जैसे आप बोलेंगे ना कि चुनाव खर्च में कटौती करके फ्री बीज दीजिए, ये फ्री बीज देना छोड़ देंगे गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि इनको हेलीकॉप्टर में उड़ना है, 1000 शहर का दौरा करना है, रैली करनी है, झूठ सच बोलना है, वोटर को लालच में लाना है और फिर वोट लेना है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, कोई मतलब नहीं हमको उससे। क्योंकि इसके खर्च में जहाँ कटौती की बात आएगी ना, तो सीधे सीधे फ्री बीज बंद हो जाएगा, सोचेंगे ही नहीं, पहला। दूसरा, जो भी बेनिफिट इनको मिलता है विधायिका के रूप में, विधायिका के खर्च में कटौती कीजिए, विधायिका के खर्च में जितना कटौती होगा उतना का फ्री बीज बांटा जाए, कोई आपत्ति नहीं, देश को नुकसान नहीं। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे वो अपने विधायिका के खर्च में कटौती करे, जितना पैसा बचाएगी वो फ्री बीज में दे। कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में आना चाहती है, ठीक है, आप चुनाव खर्च में कटौती कीजिए, आप चुनाव खर्च के दौरान जो आर्टिकल 78 के दौरान जो खर्च का आप हिसाब देते हैं उसमें से जो बच गया उसका फ्री बीज दीजिए। ये एक हल हो सकता है, इस पर विचार होना जरूरी है। आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस पर सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ कहने से बच रही है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवतः ये पहला अवसर है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है। वो मुद्दा क्या है, क्यों जानना जरूरी है, चलिए आज देखते हैं। बिना किसी पक्ष या पक्षपात को दरकिनार करते हुए यानी ध्यान में रखते हुए बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बिल्कुल न्यूट्रल। आप देखें भी तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे न बढ़े, बल्कि इसको न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तब ये निर्णय ले सकते हैं या हम निर्णय लेने में सक्षम होंगे। सोच लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले से बचने का प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से इसमें हमारा आपका निर्णय और हमारा आपका इस विषय पर सोचना बहुत ही महत्व रखता है। चलिए बात हम लोग किसकी करेंगे तो आप समझ गए होंगे, बात करेंगे फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर। चलिए इसको लिखते हैं, फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर। ये होता क्या है समझ गए होंगे। फ्रीबीज का मतलब क्या हो गया, मुफ्त की रेवड़ियाँ। अब देखिए दिक्कत क्या है कि यहाँ यही तो तय होना है कि कौन सा मुफ्त की रेवड़ी है और कौन सा लोक कल्याण के लिए है, लोक कल्याणकारी योजना है। इसका निर्णय होना बहुत जरूरी है। और मैंने जैसे कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कुछ बोलने से बच रही है। देखिए इस सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ बोलने से क्यों बच रही है वो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह मामला सब जुडिस है और मामले पे सुनवाई चल रही है। जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना थे, उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह से इस मामले को निपटा लिया जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। और वर्तमान में भी जो प्रोग्रेस है वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी क्या है। देखिए मजबूरी क्या है सुप्रीम कोर्ट की, इसको जान लीजिए। इसके बाद इसका एकदम डिटेल्स में जानेंगे बिना किसी पक्ष। यार मेरा बार बार ये कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी पार्टी ए को सही बता रहा हूँ या पार्टी बी को गलत बता रहा हूँ, या फिर पार्टी बी को सही बता रहा हूँ पार्टी ए को गलत बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि इस टॉपिक पर आपका न्यूट्रल व्यू हो, मेरा न्यूट्रल व्यू, हम सब का न्यूट्रल व्यू को होना क्या चाहिए, संविधान क्या कहता है और देश के हित में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। अभी मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी की बात जब है तो देखिए मजबूरी क्या है सुप्रीम कोर्ट का, पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद इसको और समझेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ मजबूरी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, ये निर्देश दे रही है केंद्र सरकार को कोई कानून बनाने के लिए। अब केंद्र सरकार क्या करे, केंद्र सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश है ताकि हम उसके अनुरूप कानून बनाएं, क्योंकि जो केंद्र में जो भी सरकार है वो भी तो इसी तरह की कुछ, चाहे वो फ्रीबीज हो या पब्लिक वेलफेयर के नाम में हो, योजनाएं तो चल रही है। तो इसका निर्णय कैसे होगा कि कौन सा फ्रीबीज है और कौन सा पब्लिक वेलफेयर है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी पार्टी ए बी सी डी, कोई भी XYZ कोई भी हो, उनका उद्देश्य ये नहीं हो सकता है कि इस पर कुछ क्लियर कट कोई कॉन्सेप्ट या कोई डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले तो फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करें, चाहे स्टेट हो या सेंटर हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए जो सब जुडिस मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है कि
सरकार इसके लिए कानून बना ले। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम कानून बनाने का निर्देश भी नहीं दे सकते, इसमें कानून बने इसका भी निर्देश हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? देखिए, अगर ये कानून बनाने का निर्देश इसीलिए नहीं दे सकते कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दिया कि फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर जो है, यानी जो फंड है, उस फंड का सदुपयोग कैसे हो इसके लिए एक कानून होनी चाहिए। मान लीजिए कानून ये आदेश दे दिया और संसद कोई कानून बना लिया, तो संसद कोई कानून बनाया किस लिए? तो ये बनाया कि पब्लिक वेलफेयर या फ्रीबीज है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए। सपोज कि अभी बनाया नहीं है या ऐसा कोई आदेश भी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में डायलेमा में है कि समझ नहीं पा रही कि क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा शायद 75 वर्ष के इतिहास में नहीं हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी स्थिति में। देखिए कारण क्या है, संसद कोई कानून बना लेती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कानून बन गया। अब क्या ये जो संसद जो कानून बनाई बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कानून क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा? कोई कानून बना ली, क्या उस कानून को कोई भी अगर उसको लगे तो उसको चैलेंज नहीं कर सकती है? चैलेंज करेगी ना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, बिल्कुल संभावना है, तो चैलेंज तो होगा ही। और ये तय मानकर चलिए कि ऐसा इशू है जिसमें चैलेंज होगा ही होगा, क्योंकि पार्टी ए को जो सूट करेगा पार्टी बी को शायद ना करे, पार्टी बी को जो सूट करे पार्टी ए को सूट ना करे, ये ऐसा होगा ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दे दी और सरकार कानून बना दी, संसद में कानून बन गया, कानून पास हो गया, इसके बाद उस कानून को फिर से चैलेंज किया गया और चला गया मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है इस मामले पर सुनवाई करने के लिए, यानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कोई कानून बनता है और फिर उसी कानून, संसद द्वारा कानून बनाया जा रहा है और फिर उसी कानून को कोई चैलेंज करे तो फिर उसी को सर्वोच्च न्यायालय को फिर सुनना भी पड़ेगा कि इस कानून में क्या है, इफ बट जो भी हो वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो यहाँ मजबूरी देखिए क्या हो जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को आदेश भी नहीं दे पा रही है कि कोई कानून बनाया जाए, अभी तक तो नहीं दी है, आदेश भी नहीं। और कारण भी यही है कि अगर कानून बन भी जाए तो निश्चित रूप से वो कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाएगा, तो मामला यहीं अटका हुआ है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कुछ कह नहीं पा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ये भी सोच रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए। अब यहाँ भी देखिए क्या है, अगर निर्वाचन आयोग को निर्देश दे दिया गया, निर्वाचन आयोग क्या करेगी? निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया कि ये फ्रीबीज है या पब्लिक वेलफेयर फंड है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम है, इसको तय करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की। मान लीजिए निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है? निर्वाचन आयोग पार्टी XYZ ABC कोई भी हो, उसके लिए क्या होता है कि कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो क्या करती है, उसका एक घोषणा पत्र होता है, मैनिफेस्टो होता है। तो उस मैनिफेस्टो में वो मान लीजिए जो भी मैनिफेस्टो है, चुनावी घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो है उस पर वो कुछ नहीं लिख रहा, कोई पार्टी ए हो बी हो या XYZ कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी है वो चुनाव घोषणा पत्र। अब उस चुनावी घोषणा पत्र में वो कुछ नहीं कह रहा है कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री सबको पेंशन देंगे या फिर सबको पैसा बांटेंगे या कुछ भी करे फ्री में करे। वो चुनावी घोषणा पत्र अपना मैनिफेस्टो में उससे शामिल नहीं कर रहा है। तो जब मैनिफेस्टो में शामिल नहीं कर रहा तो फिर चुनाव आयोग यहाँ उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसीलिए नहीं कर सकता है कि चूँकि वो मैनिफेस्टो में शामिल करे तो मैनिफेस्टो को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कोई पार्टी अगर मैनिफेस्टो से अलग इतर होकर अगर कोई घोषणा कर रही है तो उस पर निर्वाचन आयोग क्या करेगी, ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा स्थिति आन पड़ी है जहाँ ये तय करना मुश्किल हो गया है कि फ्रीबीज है या पब्लिक वेलफेयर है। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। चलिए इसको अब आगे समझते हैं कि आखिर फ्रीबीज और पब्लिक वेलफेयर कि जो बात आ रही है ये है क्या। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो फ्रीबीज है या पब्लिक वेलफेयर है, तो ये पब्लिक वेलफेयर जानते हैं, लोक कल्याणकारी योजना जो है, पब्लिक वेलफेयर की बात जब है, लोक कल्याणकारी योजना, इसका उल्लेख जो है हमारे संविधान में तो है ही, हम सभी को पता है, क्योंकि भारत हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब सरकार से होता है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य की हो। तो संविधान क्या कहता है कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। इसका मतलब ये है कि संविधान ये कहता है
कि भारत का संविधान ये स्पष्ट कर रहा है कि जो संसाधन है, संसाधन पर सबका अधिकार होना चाहिए, यानी ईच एंड एवरी इंडियंस को जो हमारे यहाँ रिसोर्सेस है उस पर उसका अधिकार हो। जिस तक ये अधिकार नहीं पहुँच पा रही है, ये पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट्स की गवर्नमेंट हो, समझ गए, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये जिम्मेदारी किसकी है। तो यानी पब्लिक वेलफेयर के काम, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर हुई, चुनी हुई सरकार के ऊपर। तो सरकार ये निर्णय लेती है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करना और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बनती है। तो फिर बात आखिर फ्रीवीज पे क्यों आ गई। देखिए फ्रीवीज पे बात इसीलिए आ गई कि इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। ये फ्रीवीज देखिए क्या है, पहले इसको समझिए। ये इसको रेवड़िया क्यों बोला जाता है, मुफ्त की रेवड़ी क्यों बोला जा रहा है। देखिए फ्रीवीज वर्सेस पब्लिक वेलफेयर कीजिए, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर हो गया, फ्रीवीज वर्सेस पब्लिक वेलफेयर। यहाँ आप डिफरेंस को समझिए, एकदम सिंपल डिफरेंस है। और अगर इस डिफरेंस को हम समझ जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, चाहे पार्टी ABC हो या XYZ हो, वो जितनी भ्रामक बातें करे, हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना। देखिए फ्रीबीज क्या होता है, फ्रीबीज होता है सबके लिए, चलिए अभी अंतर आ जाएगा। फ्रीबीज हो गया सबके लिए, फॉर ऑल, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट संविधान के क्या बोलता है, हमारा फंडामेंटल राइट समता का अधिकार, सब कोई समान है। आर्टिकल 14 लिख लेते हैं यहाँ, है ना। तो लग तो रहा है कि फ्रीबीज जो है आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो होता है, इसमें क्या होता है, ये टारगेटेड होता है। ये टारगेटेड क्या है, लक्षित, देख लीजिए लक्षित। टारगेटेड क्या हो गया, अब टारगेटेड देखिए, जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो है ये वृद्ध लोगों को टारगेट किया गया। वृद्धा पेंशन हम दे रहे हैं वृद्ध लोगों को, चलिए इसको लिखिए वृद्धा पेंशन, या फिर कोई भी अन्य योजना जो टारगेटेड है, जैसे कि मुफ्त में अनाज का वितरण हो रहा है ना कोविड के समय से ही। अब देखिए क्या है, पहले इसको समझ लिए, फिर भी आसानी से समझ पाएगा। अब वृद्धा पेंशन ये है मुफ्त अनाज का वितरण। इसमें क्या है कि जो वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है तो वृद्धों के लिए है, लेकिन वृद्धों को भी चयन किया जा रहा है कि कौन से वृद्ध को ये पेंशन मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। क्या सभी वृद्धों को मिलना चाहिए, सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, या फिर ऐसे वृद्धों को मिलना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद। अब ये तो तय होना चाहिए। अगर ये वृद्धा पेंशन की बात आए और कह दिया जाए कि सभी वृद्धों को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, तो क्या सभी वृद्धों को वृद्धा पेंशन देने की बात, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी अगर आप वृद्धा पेंशन देने की बात कर रहे हो, तो यहाँ तो मामला कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि यहाँ किसी तरह का लालच दिया जा रहा है, इसी लालच को भी मैं बता दूंगा। और अनाज वितरण, जैसे अनाज वितरण में भी क्या है ना कि टारगेटेड है, ऐसे लोग जिनको क्या है कि अनाज की कमी है, यानी खाद्यान्न की समस्या उनके साथ जुड़ी हुई है, ऐसे टारगेटेड लोगों को चुना जाता है, फिर उन्हें अनाज का वितरण किया जाता है। ये क्या होता है, चूंकि टारगेट तय है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बोल रहे हैं, मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो टारगेटेड है ना, इसको ध्यान दीजिए, टारगेटेड, तो पब्लिक वेलफेयर क्या हो गया, टारगेटेड, इसमें जिसको ज़रूरत है उसको पहुँचाया जा रहा है। ये हमारा संविधान भी कहता है कि पहुँचाना जरूरी है। अब फ्रीबीज क्या है, इसमें मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, फ्रीबीज का एक एग्जाम्पल लीजिए। फ्रीबीज का तो हाँ, ये है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, XYZ कई सारे राज्यों में है, कोई 200 यूनिट, कोई 300 यूनिट, और कोई इससे ज़्यादा भी, हमको उससे मतलब नहीं है कौन कितना दे रहा है, लेकिन ये कैसे अलग है आप समझिए। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अब जो भी सरकार, जो भी नेता, जो भी राजनीतिक दल अगर बोल रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने से, हम जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ये पब्लिक वेलफेयर का काम है। अब ये पब्लिक वेलफेयर का काम तो है,
इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार, यानी जब हम बिजली दे रहे हैं तो सबको देंगे। अब प्रश्न यही खड़ा होता है, अगर आप फ्री बिजली दे रहे हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लीजिए, ये फ्री बिजली मुंबई में दिया जा रहा है, एग्जाम्पल है मुंबई का एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, और मुंबई में घर है टाटा का, रतन टाटा का ऑनर का, इसके बाद अंबानी, सम एग्जाम्पल्स, अडानी, चलिए कुछ और नेता, कुछ एक्ट्रेस का ले लीजिए, अमिताभ बच्चन, चलिए अब क्या है कि मान लीजिए कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल ये घोषणा की कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे, कहाँ, मुंबई में, महाराष्ट्र में। अब एग्जाम्पल है ये मुंबई में। अब मुंबई में टाटा के जो ऑनर है रतन टाटा रहते हैं, अडानी के जो ऑनर है वो रहते हैं, अंबानी के जो ऑनर है वो रहते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी हस्ती रहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपने अगर महाराष्ट्र में लागू किया तो क्या इनको नहीं मिलेगा? हाँ या ना में बस सोचिए, एक बार सोचना है। अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात आई तो टाटा के ऑनर को भी तो मिलेगा, अंबानी को भी तो मिलेगा, अडानी को भी तो मिलेगा, अमिताभ बच्चन को भी मिलेगा, और कोई भी जाने जो भी बड़ा नाम है सबको मिलेगा जो आर्थिक रूप से संपन्न है। चूंकि सरकार ने बोली सबको फ्री बिजली, अब सबको फ्री बिजली बोल दी, क्या ये इनको जरूरत है आपके फ्री बिजली का? टाटा, अंबानी हो, अडानी हो, जो भारत के सभी पड़ोसी देशों में इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, और सरकार घोषणा की कि नहीं हम 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे महाराष्ट्र में, तो टाटा के यहाँ भी तो फ्री देना होगा 300 यूनिट, अंबानी के यहाँ देना होगा 300 यूनिट फ्री, अडानी के यहाँ देना होगा 300 यूनिट फ्री, इसी तरह जो भी लोग ऐसे संपन्न लोग उसको भी देना होगा। क्या इनको ज़रूरत है फ्री बिजली की? ये टारगेटेड लोग हैं, तो ये तो करना पड़ेगा ना। यही मेरा सवाल है। बोलना, किसी राजनीतिक नेता को मंच में खड़ा होकर कुछ भी बोल देना, XYZ बोल देना, वो बहुत ही आसान काम है। लेकिन जिस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय को सोचना पड़ रहा है, केंद्र सरकार पीछे हट रही है क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल है, निर्वाचन आयोग की भी मजबूरी है, वहाँ अब ये विचार करे तो करे कौन? हम आप यूथ, उसको ये विचार करना पड़ेगा। अभी मैं ये साबित करूंगा कि ये फ्री बीज और पब्लिक वेलफेयर में से क्या हमारे लिए ज़रूरी है, और कौन सा जो है जो ये रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है हमारे यहाँ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके तहत कैसे ये कानूनी रूप से अपराध है, ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो इसमें क्या है, क्या इसको ज़रूरत है फ्री बिजली की? नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत लोकप्रिय नेता है, उनको फ्री बिजली देने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी बनता है फॉसिल फ्यूल से, जीवाश्म ईंधन से। अब इसके कारण क्या होता है? प्रदूषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, बहुत क्लाइमेट चेंजेस होता है, बहुत सारी समस्या। जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारे यहाँ क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी से, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से काफ़ी कम है, रिन्यूएबल एनर्जी से, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत कम है। इसीलिए क्या है कि हमारे यहाँ इसके जनरेशन सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है? कोयला का, कोल जलाया जाता है, और ये सीधे सीधा हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और न जाने सैकड़ों समस्याओं का कारण है। तो क्या इस तरह का बहुमूल्य संसाधन को, जो कोयला जलाकर बिजली बनाया जा रहा है, इस तरह के बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद नहीं किया जा रहा है? इसीलिए बर्बाद नहीं किया जा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कोई एक घर है A, कोई एक घर है B और कोई एक घर है C। इसके यहाँ 2 आदमी हैं और दोनों व्यस्त रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन काफ़ी कम है। इसको ज़रूरत है महीने में 100 यूनिट की, इसको आप फ्री दे रहे हैं 300 यूनिट। अगर फ्री 300 यूनिट मिल रहा है तो क्या ये सोचेंगे कि हमको 200 यूनिट बचाना चाहिए? सोचिएगा। इनको ज़रूरत है 100 यूनिट का, मिल रहा है 300 यूनिट फ्री में, तो क्या ये सोचेंगे कि 200 यूनिट बचाना चाहिए? यहाँ क्या होगा? मिसयूज होगा। कैसे मिसयूज होगा? देखिए, अब जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है वो भी क्या होगा? जिस लाइट का ज़रूरत नहीं है वो ऑन रहेगा, जब फ्रिज का ज़रूरत नहीं है वो ऑन रहेगा, टेलीविज़न ऑन रहेगा, उससे जो भी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करने वाला इक्विपमेंट है सब ऑन रहेगा, क्योंकि उनको प्रेशर नहीं है।
बिल नहीं देना है तो क्या हो रहा है कि 300 यूनिट के 100 यूनिट का एक्चुअल जरूरत है उसको 300 मिल रहा है तो 200 सरप्लस यूनिट भी वो बर्बाद कर दे रहा है। दूसरा देखिए, कोई एक घर है जिसमें 500 यूनिट का खपत है। अब ये क्या कर रहा है, चूंकि 300 यूनिट फ्री है तो इस घर ने 2 कनेक्शन ले लिया, कनेक्शन 1 कनेक्शन 2, टोटल हो गया 600 यूनिट। तो क्या ये आचरण सही है? सोचना पड़ेगा। मैं सोचने के लिए ही ये बातें कर रहा हूँ, सोचने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। अब किसी को ज़्यादा यूनिट की ज़रूरत है, उनको भी अगर फ्री यूनिट मिल रहा, अब मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक स्टेट में जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ के किसान भारत के सबसे संपन्न किसान हैं जिसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है। तो सोचिए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा के गरीब किसानों को जो बिजली फ्री मिलनी चाहिए उसको न मिलकर अगर किसी सबसे संपन्न किसान को फ्री बिजली मिल रही है, क्या ये सही है? सवाल तो उठता है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। राजनीतिक दल नहीं देंगे, हम आपको सोचना पड़ेगा और फिर इस तरह हम लोग को एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय क्यों विवश है, इलेक्शन कमीशन क्यों विवश है। तो इस पे चलिए थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें इसके फ़र्क को तो समझ गए। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस पर जानना बहुत ज़रूरी है और फिर जानेंगे कि ये फ्री बीज पब्लिक वेलफेयर में आखिर फ़ायदा किसे है और नुकसान किसे है। मिटा देते हैं इसे। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एक्सपर्ट क्या सोचते हैं इसमें और इसका नुकसान किसे हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक्सपर्ट क्या सोचते हैं। इसमें एक रिसेंटली क्या हुआ ना कि SBI के जो आर्थिक विशेषज्ञ, प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने कुछ सलाह दिया और उनके सलाह पर गौर करना बेहद ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा, क्या कहा अब देख लीजिए। पहले तो विशेषज्ञ SBI के जो विशेषज्ञ हैं इनका देख लीजिए। SBI के जो विशेषज्ञ हैं इनका नाम है सौम्यकांति घोष। इन्होंने जो शब्द यूज किया वो काफ़ी भयानक है। भयानक इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो फ्री बीज है ना, फ्री बीज जो है ये रेड जोन में पहुंच चुका है और रेड जोन में पहुंच चुका है जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी जो है उसके लिए टाइम बॉम्ब का काम करेगा। टाइम बॉम्ब बन जाएगा। ये कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं भारत के सबसे बड़े नेशनलाइज्ड बैंक SBI के प्रधान आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष। उन्होंने कहा कि फ्री बीज जो है अब रेड जोन तक पहुंच चुका है जो इंडियन इकोनॉमी को तबाह या बर्बाद कर देगा। ये एक टाइम बॉम्ब जैसा काम करेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए, इसलिए इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट अगर ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से अब इस पर विचार होना चाहिए। अब राजनीतिक दल को किनारे कीजिए। राजनीतिक दल, देश दिवालिया हो जाए, इनको सत्ता से मतलब है। कोई भी राजनीतिक ABC या X कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल, किसी को मतलब नहीं है। केंद्र, राज्य, कोई भी राजनीतिक दल हो, देश अगर दिवालिया भी हो जाए ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या चाहिए? सत्ता। चाहे केंद्र हो या राज्य हो। बुरा लग सकता है लेकिन फैक्ट यही है। मैंने पहले कहा था कि एकदम न्यूट्रल होकर सोचना होगा। सत्ता के लिए कोई भी राजनीतिक दल, देश दिवालिया हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सत्ता चाहिए। इसीलिए उन्हें कभी ये फिक्र ही नहीं होगी कि देश की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान हो रहा है। भविष्य में इस फ्री बीज के चक्कर में न केवल हमारे संसाधन बर्बाद होंगे बल्कि हम आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर जगह पर पहुंच जाएंगे, कमज़ोर स्थिति में पहुंच जाएंगे। जो हम आज विश्व के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, निश्चित रूप से हमारी स्थिति खराब होगी अगर राजनीतिक दलों की ये धंधेबाजी चलती रही। मैं इसीलिए ऐसे टर्म का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि फ्री बीज पर रोक लगे। वो बस ये चाहता है, कोई दल क्या है कि फ्री बीज को वो नाम क्या दे रहे हैं? पब्लिक वेलफेयर।
पब्लिक वेलफेयर निश्चित रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही पब्लिक वेलफेयर का बात, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए, उसका टारगेट तय होना चाहिए। जिसको ज़रूरत है उसी को दीजिए, ताकि हमारे पास संसाधन बचे रहे। भविष्य, भारत का भविष्य 2025 या 2050 के लिए नहीं है, भारत सदियों तक बना रहेगा। उसके लिए भारत को ऐसा बने रहने के लिए हमारे पास अभी एक स्ट्रांग पॉलिसी हो ही जानी चाहिए, नहीं तो हम रेड जोन में पहुंच चुके हैं। ये तो एक्सपर्ट बता रहे हैं। अब एक्सपर्ट में देखिए क्या है कि जब एक्सपर्ट की बात आई, तो एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है जो जिनको इसकी जिम्मेदारी है या फिर जिनको नॉलेज है कि आखिर कैसे जो सरकार के पास जो पैसा है, संचित निधि जो है उसका सदुपयोग, संसाधन उसका सदुपयोग कैसे, एक्सपर्ट कौन हो सकता है। तो एक तो मैंने एग्जांपल दिया कि इन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि यह टाइम बम वाली बात है। इन्होंने तो चेता दिया कि अब तो समय आ गया है, अब चाहे केंद्र हो राज्य हो, अब सचेत हो जाएं, क्योंकि ये टाइम बम वाली स्थिति है। कुछ ऐसे आंकड़े और इतने भ्रामक आंकड़े हैं कि क्या बताएं। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि इनका राय है कि आपको फ्रीबीज करना, पब्लिक वेलफेयर करना, जो करना है, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो है आपका, या आपका जीडीपी, केंद्र के लिए जीडीपी और स्टेट के लिए जीडीपी, स्टेट का जीडीपी। आपको फ्रीबीज देना है, दीजिए। आपको पब्लिक वेलफेयर के नाम में जो करना है कीजिए, लेकिन आपके टोटल रेवेन्यू कलेक्शन और जीडीपी या स्टेट के जीडीपी का 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। कहीं तो बैरियर होना चाहिए ना। अब क्या है, किसी राज्य का एक रिसेंटली एक स्टेट ने जो घोषणा किया है, उस राज्य का जान रहे हैं जीडीपी का, उनके जीडीपी का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च होगा ना, उसी फ्रीबीज में जाएगा। और वो राज्य बहुत बुरी तरह से आर्थिक रूप से संकट में है। ये आरबीआई भी नोटिस करा चुकी है। लेकिन राजनेता, राजनीतिक दल, इनको किसी से मतलब नहीं है, बस सत्ता मिलती रहनी चाहिए। सिर्फ धोखा देने के लिए ये वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, फ्रीबीज ऐसे टर्म यूज हो रहे हैं, ताकि लोगों को अपने पक्ष में करें। मैं ये बताऊंगा कि अपने पक्ष में करना कैसे अपराध है। ये सीधे सीधे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के आर्टिकल किसका उल्लंघन है वो भी मैं बताऊंगा। कि ये तो सीधे सीधे अगर लालच देकर वोट लेना, आर्टिकल 123 में वो भी आऊँगा और बताऊंगा कि कैसे ये उल्लंघन है। तो देखिए, यहाँ तो हम लोग कह रहे थे कि देखिए एक्सपर्ट क्या। अब एक्सपर्ट की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी देख लीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या करे कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना ही पड़ेगा। अब एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट करे, एक्सपर्ट कमेटी बनाना पड़ेगा। एक्सपर्ट कमेटी ये तय करे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये एक्सपर्ट कमेटी में होगा कौन कौन। तो इन्होंने कहा कि वित्त आयोग को रखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंट ये है। वित्त आयोग को रखिए, नीति आयोग को रखिए, आरबीआई को रखिए, लॉ कमीशन को रखिए, जो एक्सपर्ट आर्थिक विशेषज्ञ है उसको रखिए, एक्सपर्ट्स, प्लस सेंटर या स्टेट का कोई प्रतिनिधि को अगर रखना है तो रखिए। लेकिन कमेटी बनाइए और ये कमेटी ये तय करे कि आखिर क्या हो। कमेटी ये तय करे कि आखिर इसका कोई तो लिमिट हो ना, फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर का, कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय ये कहा। मैंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी स्थिति में है कि वो कुछ कह नहीं पा रही है। अब देखिए, ये बात है कि बहुत बातें क्लियर हो गई कि ये फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर के नाम में हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी तो आप और समझेंगे इसे कि हमारे साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर अगर ज़रूरतमंद तक दिया जा रहा है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है, यहाँ कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं इसे 100% एग्री करता हूँ कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत फ्रीबीज या फिर पब्लिक वेलफेयर जिस भी नाम से दिया जा रहा है, संसाधन का अगर सदुपयोग हो रहा है तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन दुरुपयोग हो रहा है तो इसका सीधे सीधे नुकसान किसको है। देखिए, जो टैक्स देते हैं ना, टैक्स पेयर, उसको सीधे सीधे नुकसान है। वो कैसे नुकसान है इसको देखिए, एकदम बिल्कुल ही आसानी से समझिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब
पब्लिक वेलफेयर या फ्रीबीज के नाम में कोई स्कीम चलाया जाता है जो ज़रूरतमंद के साथ साथ गैर ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, तो निश्चित रूप से अगर सिर्फ ज़रूरतमंद को देने में अगर 1 करोड़ खर्च हो और गैर ज़रूरतमंद को मिला दिया जाए उसमें 2 करोड़ खर्च हो, तो खर्च तो बढ़ गया 1 करोड़। एक एग्जाम्पल है। तो यही तो हो रहा है ना कि यहाँ अगर टारगेटेड लोग को छोड़कर सब टारगेटेड लोग को क्या सबको दिया जा रहा था। जब सबको दिया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि हमारे पास क्या हो गया कि उसमें जो भी इनपुट लगना है, यानी जो हमारा इकोनॉमी उसमें जाएगा तो ज़्यादा जाएगा। अब इकोनॉमी ज़्यादा जाएगा तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए क्या होगा, टैक्स पेयर पे दबाव, आपको टैक्स देना है, टाइमली टैक्स देना है, टैक्स में बढ़ोतरी। इससे क्या होगा, जब टैक्स पेयर के पास दबाव होगा, टैक्स कलेक्शन का तरीका बदल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने का प्रयास किया जाएगा और इस टैक्स स्ट्रक्चर में कोई छूटे ना ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि सबसे टैक्स लिया जाए। क्यों, यह मजबूरी हो गया ना कि फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर के नाम में तो हम लुटा रहे हैं, तो लेना किससे है, तो टैक्स। अल्टीमेटली क्या होता है ना कि टैक्स पेयर को भी तो चुकाना पड़ रहा है, टैक्स पेयर को ही चुकाना पड़ रहा है। तो ऐसे टैक्स पेयर को भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर उसको किसी चीज़ में फ्रीबीज मिल रहा है, अगर तो वही बात हो गया ना कि एक हाथ से कान पकड़े फिर घुमा के कान पकड़े। कान तो टैक्स पेयर का ही पकड़ा जा रहा है, उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दिया जा रहा है और टैक्स भी बढ़ा दिया जा रहा है, तो इनको फ़ायदा क्या हुआ, सोचना पड़ेगा। पूरा का पूरा नुकसान ही है। अब क्या है, अगर टारगेटेड लोगों को नहीं दिया जा रहा तो एक बहुत बड़ा बर्बादी क्या है कि हमारा जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस संसाधन, ये भी तो बर्बाद हो रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा दुरुपयोग नहीं होगा, जिसको ज़रूरत ही नहीं उसको दिया जा रहा है। मैंने एग्जांपल बताया था, जिनको ज़रूरत नहीं उसे दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से संसाधन का भी दुरुपयोग है। तो ये तो समझना होगा नुकसान किसे है। तो नुकसान किसी भी शर्त में किसे हो रहा है, सबसे पहले तो जो टैक्स देने वाले लोग हैं उन्हें तो नुकसान है ही, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा जो रिसोर्स है, रिसोर्स लिमिट है, लेकिन यूजलेस यूज अगर हो जाए, ठीक है, अगर जिसको ज़रूरत नहीं उसको भी मिल रहा है, तो क्या होगा कि संसाधन जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे, और संसाधन ख़त्म होंगे तो नुकसान सीधे सीधे देश को उठाना पड़ेगा, देश की इकोनॉमी को उठाना पड़ेगा। तो ये सीधी सी बात है कि इसका प्रभाव देश में पड़ना ही पड़ना है, देश में नकारात्मक पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस पर विचार करना ज़रूरी है। तो एसबीआई के सलाह पर भी हम लोगों ने गौर किया, संसाधन का दुरुपयोग भी हम लोगों ने देखा। अब देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि एक्सपर्ट बनना चाहिए। एक्सपर्ट में कौन होगा, वित्त आयोग, नीति आयोग, आरबीआई, लॉ कमीशन, आर्थिक रूप से जो एक्सपर्ट है, सेंटर या स्टेट का कोई प्रतिनिधि, इसको मिलाकर एक बनाइए। प्रतिनिधि यहाँ राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, बनाइए, और फिर ये तय हो कि आखिर फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर का कोई लिमिटेशन होगा या नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ ये फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर के कारण सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्यों ऐसी है, और फिर इसके कुछ प्रावधान है जो कैसे अलग अलग कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उसे भी मैं बता रहा हूँ। चलिए अब हम लोग इसके अंतिम फेज में पहुँच चुके हैं। अंतिम फेज में क्या करना है, हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय भी बस क्यों है। तो इसका देखिए क्या है ना कि 2006 में आप जानते हैं तमिलनाडु में क्या है कि तमिलनाडु में ये फ्रीबीज वाला चक्कर बहुत ज़्यादा है। तमिलनाडु में क्या है कि मुफ्त में टेलीविज़न, तो मुफ्त में सोने का गहना, तो मुफ्त में बहुत सारा स्कीम वहाँ मुफ्त वाला चलता रहता है। लोग टारगेटेड को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन बहुत सारा योजना ऐसा। और ये कब से, 2006 से। इसी दौरान क्या हुआ कि मद्रास हाईकोर्ट का एक खंडपीठ है मदुरई में, वहाँ एक रिट फाइल हुआ। रिट फाइल करने वाले थे सुब्रमण्यम बालाजी। सुब्रमण्यम बालाजी, जब ये मामला मदुरई हाई कोर्ट में गया, यानी मद्रास हाई कोर्ट के खंडपीठ में गया, तो वहाँ इस पर बहुत चर्चा हुई। फिर अंततः इस रिट को क्या किया गया कि खारिज कर दिया। ये कहा गया कि ये न्यायालय का काम नहीं है ये डिसाइड करना कि कौन सा पब्लिक वेलफेयर का है और कौन सा फ्रीबीज है, ये डिसाइड करने का काम न्यायालय का नहीं है, इसलिए रिट खारिज कर दिया गया। ये एक आधार बना। ये मामला बहुत लंबा चला और फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी आया। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय, इसी पिटिशनर यही थे सुब्रमण्यम बालाजी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ क्या किया कि किसी भी तरह के क्लियर का डिसीजन देने से बचते हुए क्या सीधे सीधे गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया।
गवर्नमेंट को ये तय करना है कि ये फ्रीबीज है या पब्लिक वेलफेयर है, कितना ज़रूरत है नहीं है, वो अपने रिसोर्स को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेस वो पब्लिक वेलफेयर के लिए फ्रीबीज कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये पूरे तरह से गवर्नमेंट के ऊपर। यानी सुप्रीम कोर्ट 2013 में भी कुछ नहीं कहा। अब हम लोग पहुँच गए हैं 2022 में, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो पिटिशनर हैं ये एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के अधिवक्ता हैं, ठीक है, उनके द्वारा किया गया है। और मैंने शुरू में कहा था कि जो अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने रिटायर किया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जज रमन्ना, वो चाह रहे थे कि हल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अभी नए जज के ऊपर है, 3 जजों का खंडपीठ इसमें इस मामले की सुनवाई कर रहा है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सेफ गार्ड रखा, और सेफ गार्ड क्या रखा कि वो एक कमेटी की बात की जिसमें नीति आयोग, वित्त आयोग, लॉ कमीशन, आरबीआई, जनप्रतिनिधि, आर्थिक एक्सपर्ट, ऐसे लोगों को शामिल कर एक कमेटी बनाया जाए और वो कमेटी निर्णय ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है कि वो क्लियर कट कोई निर्देश नहीं दे सकता। और केंद्र सरकार, वर्तमान की केंद्र सरकार चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे उसे मैं लागू करूँ। इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ ये मामला चल रहा है कि कोई निर्णय नहीं हो रहा, इसका नुकसान सीधे सीधे देश को उठाना पड़ रहा है। अब चलिए इसमें क्या है कि कुछ प्रावधान है जिस पर चर्चा करना जरूरी है कि ये फ्रीबीज या पब्लिक वेलफेयर, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम जो है कहाँ है, इसको जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है कि संविधान क्या कहता है, संविधान के प्रावधान क्या है। तो कुछ अनुच्छेद है, चलिए देख लीजिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 तो अच्छी तरह से जानते हैं, ये समानता की बात करती है। अनुच्छेद 14 क्या बात करती है? समानता की बात करती है। सीधे सीधे बात है, निश्चित रूप से ये सभी इंडियन को समान मानती है। तो जब समानता की बात है तो फिर यही तो डिफरेंस आ जाता है ना कि फ्रीबीज और पब्लिक वेलफेयर। तो फ्रीबीज क्या है? फॉर ऑल, और पब्लिक वेलफेयर क्या है? टारगेटेड। तो अनुच्छेद 14 तो अनुच्छेद 14 जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 है, ये फ्रीबीज पर तो कंट्रोल नहीं कर रही है ना। और टारगेटेड जो होता है, टारगेटेड क्या है? तो पब्लिक वेलफेयर का है, पब्लिक वेलफेयर लिख दे रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर का। तो आर्टिकल 14 क्या है? समानता, यानी फ्रीबीज जो है, जो सबको एक समान मानकर कोई योजना लागू कर रही है, स्कीम आ रही है स्कीम, तो क्या है? ये तो अनुच्छेद 14 के अनुसार सही है। अब फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है 39। ये 39 क्या कहता है? 39 ये देखिए, वेलफेयर स्टेट हमारा संविधान का महत्वपूर्ण गुण है। ये हमारे बुनियादी ढांचा हमारे संविधान का, जिसे बदला नहीं जा सकता है। सही बात है, यहाँ कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या है उसे भी समझना जरूरी है। तो यहाँ आर्टिकल 39 कहता है कि कोई भी राज्य, यहाँ राज्य का मतलब सरकार से है, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट का हो। यानी राज्य क्या करेगा? राज्य के जो संसाधन है ना, भौतिक संसाधन, उसका सदुपयोग करना है। संसाधनों का देखिए संविधान में ही कैसे अंतर आएगा। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको अगर संसाधन मुहैया कराया जा रहा है, मान लीजिए कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ का और सरकार फ्रीबीज के तहत वो मुझे उपलब्ध करा रही है, तो वो संसाधन का तो हम दुरुपयोग करेंगे। तो संसाधन का दुरुपयोग होता है। आर्टिकल 39 फिर आर्टिकल 14 को काट दे रहा है, जो कह रहा है समानता की बात। आर्टिकल 39 क्या कर रहा है कि संसाधन का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो कंट्राडिक्टरी तो यही हो जाता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39 में। फिर अगर हम लोग आर्टिकल 41 में जाते हैं कि आर्टिकल 41 क्या कहता है? कोई भी राज्य, यानी गवर्नमेंट, यहाँ राज्य का मतलब गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट से कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट, वो अपने आर्थिक संसाधन, उनकी जो क्षमता है, आर्थिक क्षमता के अनुसार ही वो जो कैपेबिलिटी है के अनुसार ही विकास के लिए कुछ भी कर सकता है, के अनुसार विकास का काम करेगी, यही ना। चाहे वो क्या हो, फ्रीबीज हो या पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या है कि अब आर्टिकल 49 क्या कर रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट को, सेंटर हो या स्टेट, उसको अपने आर्थिक क्षमता के अनुसार ही ऐसा काम करना है। तो क्या फ्रीबीज स्कीम ऐसे स्कीम है
जिसमें कि अगर केंद्र या राज्य सरकार कोई घोषणा करती है और उसके लिए उसे लोन लेना पड़े, डेप्ट में चला जाए, सरकार का खजाना खाली होता जाए, लोन लेना जाए, आरबीआई को गाइडलाइन जारी करना पड़े, आरबीआई को नोटिस में लाना पड़े कि नहीं ऐसा नहीं करना है। भारत के सबसे बड़े जो बैंक है स्टेट बैंक, नेशनलाइज बैंक, उनके एक जो प्रधान आर्थिक सलाहकार है वो उनको कहना पड़े कि इससे इंडियन इकोनॉमी जो है फ्रीबीज के कारण टाइम बम की स्थिति में पहुंच जाएगी। तो ये तो देखिए ये सारी बातें इंडिकेट कर रही है कि सिर्फ आर्टिकल 14 से काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 39, आर्टिकल 41 क्या कर रहा है इसको भी जानना जरूरी है। अब चलिए आगे आते हैं। तो क्या है कि देखिए कुछ 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। ये संचित निधि से है, क्योंकि संचित निधि क्या करता है कि हमारे खर्च को, जो सरकार का खर्च होता है ना, उस पर नज़र गड़ाए रखती है। तो संचित निधि का क्या है कि आर्टिकल 266(3) ये क्या कहता है, देखिए इसमें सीधे सीधे है ना कि संचित निधि का जो पैसा है ना उसका उपयोग वैधानिक करना होगा। मतलब वैधानिक का मतलब अकॉर्डिंग टू रूल, वैधानिक ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट का मतलब सेंटर स्टेट दोनों, वो दुरुपयोग करे, वैधानिक उपयोग करना होगा। ठीक है, एकदम क्लियर कट बात है। आर्टिकल 226(3), फिर आर्टिकल आपका 282, एक्चुअली देखिए ये जो जब संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान जब लिखा जा रहा था तो फोकस सिर्फ यही था कि पब्लिक फेयर स्टेट हो, पब्लिक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए और पब्लिक ही फोकस होना चाहिए संविधान का। सही बात है, पब्लिक ही फोकस में आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन संविधान लिखने के दौरान ये नहीं सोचा गया होगा कि कभी ऐसी स्थिति भी आएगी कि यही पब्लिक वेलफेयर स्टेट के नाम में राजनीतिक दल देश को दिवालिया की स्थिति में पहुंचाकर भी सत्ता का उपभोग करना चाहे, चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकार हो, ABCD XYZ कोई भी राजनीतिक दल हो। तो फिर ये संवैधानिक प्रावधान जो है, संवैधानिक प्रावधान में ही कंट्राडिक्टरी क्रिएट हो जा रहा है और इसी का लाभ राजनीतिक दल चाहे सत्ता में हो विपक्ष में ले रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो चुनाव आयोग है वो उनको खामोश रहना पड़ रहा है। इसमें क्या है कि आर्टिकल 282 कहता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो संचित निधि का जो राशि है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, उसके दुरुपयोग पर रोक लगाना है, दुरुपयोग नहीं होने देना। अब यह तय कौन करेगा? संचित निधि का संरक्षक कौन? संविधान का शपथ लेकर जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं वही। तो फिर वो तय करेंगे कि उससे वो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो तो उसे किसी न किसी स्कीम का नाम दे देंगे, चाहे फ्रीबीज हो, पब्लिक वेलफेयर हो। वैधानिक उपयोग की बात है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ। तो यहाँ क्या होता है ना कि सत्ता पक्ष या राजनीतिक दल क्या होगा कि वो किसी भी शर्त में पब्लिक वेलफेयर है, फ्रीबीज वाले इशू पर बात नहीं, क्लियर कट बात नहीं करेंगे। और संविधान के कारण ही, संवैधानिक मजबूरी के कारण सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसी स्थिति में नहीं है। अब चलिए क्या है कि क्योंकि यहाँ बात अल्टीमेटली क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी, ये तो सारा करा धरा पॉलिटिकल पार्टीज का है। पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई हो, कोई मतलब नहीं है, वो गवर्नमेंट में हो या विपक्ष में हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्हीं का सारा सब करा धरा इन्हीं लोगों का है। ये सत्ता पर बने रहने के लिए या सत्ता पाने के लिए कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। इनको देश की कितनी चिंता है वो अब समझ में आ रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय भी यहाँ मजबूर हो गया। तो अब यहाँ क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रोका जाए, इससे रोका जा सकता है और भविष्य में रुकेगा। आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से भी कुछ अच्छा निर्णय आएगा और निर्वाचन आयोग भी इस पर विचार करेंगे, कुछ न कुछ हल होगा। और मैं अभी अंत में इसके एक जो हल, संभावित हल दिखाई दे रहा है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी किससे बंधे हुए हैं तो आप जानते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, इसी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। इसी के तहत चुनाव होता है। यही राजनीतिक दल चुनाव के लिए ही तो मरे जाते हैं। चुनाव होता है।
इसी प्रक्रिया के तहत वो चुन कर आते हैं, फिर सत्ता का उपभोग करते हैं और फिर अपने मन की करते हैं, चाहे वो वेलफेयर स्कीम के नाम में या फ्रीबीज के नाम में। यानी अगर किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना होता है और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वो इसी कानून से बंधे हुए हैं। और क्या है ये, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है इसमें देख लीजिए, बस इसमें एकदम छोटा सा है। छोटा क्या है ये देखना है कि जो इसका जो आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसका आर्टिकल 123 क्या कहता है। इसका 123 आर्टिकल कह रहा है कि वोटर को लालच नहीं दिया जा सकता है। कोई भी वोटर जो है, जो वोटर को लालच नहीं, वोटर को लालच नहीं। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाती है तो मैनिफेस्टो घोषणा, चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, चुनावी घोषणा पत्र। अब देखिए यहीं पे तो विवाद है। कोई भी राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है और चुनावी कर रहे, मान लीजिए कोई एक्स राजनीतिक दल किसी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए गई, वहाँ उन्होंने कुछ घोषणा की कि मैं फ्री में 500 यूनिट बिजली दूंगा, मैं सभी महिलाओं को पेंशन दूंगा, मैं सभी बेरोजगारों को स्टाइपेंड दूंगा, इसी तरह के मैं सभी किसानों को इक्विपमेंट दूंगा। तो इसमें क्या हुआ ना कि वो तो घोषणा कर रहा है, तो यहाँ क्या हुआ कि क्या अगर ऐसा घोषणा क्या उस वोटर को लालच देने के जैसा क्राइम नहीं है? बिल्कुल है। जो आर्टिकल 123 कह रहा है उसका, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का आर्टिकल 123 क्लियर कट कर रहा है कि वोटर को लालच नहीं दे सकते। तो वोटर को तो लालच दे रहे हैं, सीधी सी बात है, वोटर तो यहाँ लालच में पड़ रहा है ना। अब देखिए इसका एक और आर्टिकल इंटरेस्टिंग है, देखिए इसका एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 135A। इसमें क्या है जानते हैं? इसमें है बूथ कैप्चरिंग की बात। ये बूथ कैप्चरिंग क्या होता है? ये बूथ कैप्चरिंग की बात है कि बूथ कैप्चरिंग अगर होगा तो इस आर्टिकल 135A द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कार्रवाई होगी। बूथ कैप्चर क्या होता है कि कोई एक बूथ होता है, उसको कैप्चर करके अपने तरीके से वोट दिलवा देना या फिर वोट दे देना। ये पहले बहुत होता था, जब ईवीएम नहीं था तब बूथ कैप्चरिंग कॉमन था। अब क्या होगा बूथ कैप्चरिंग? तो सोचिए एक बूथ कैप्चरिंग के लिए जब 135A रोकने की बात करता है, यहाँ तो सारे वोटर को लालच दे दिया गया, तो यहाँ तो वोटर कैप्चर हो गया, लालच में आकर सारे वोटर को कैप्चर कर लिया। वोटर का कैप्चरिंग हुआ तो ये आर्टिकल 135A का उल्लंघन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये तो सीधे सीधे इसका उल्लंघन है, सीधे सीधे इसका उल्लंघन है। आर्टिकल 123 आर्टिकल 135A का उल्लंघन है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। तो देखिए यहाँ संविधान में भी कंट्राडिक्टरी है, सर्वोच्च न्यायालय भी विवश है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का भी ये जो फ्री वीज वाली बात है, वेलफेयर स्कीम टारगेटेड है, इसलिए यहाँ निर्वाचन आयोग शांत है। लेकिन फ्री वीज तो सीधे सीधे वोटर को लालच देकर खरीदना है या फिर बूथ कैप्चरिंग ही है, इसलिए कुछ अलग नहीं है, ये सीधी सी बात यही है। तो अब क्या है कि इसको रोका कैसे जाए? मैंने स्टडी करने के बाद जो मुझे समझ में आया और जो हल समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टडी करने के बाद जो मुझे समझ में आया वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अंत में मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या है ना कि जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हल जो मैं बता रहा हूँ प्योरली मेरा है और स्टडी बेस्ड है। ये बिना बायस हुए, मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, किसी सत्ता पक्ष हो विपक्ष पक्ष हो XYZ कोई भी नेता, उससे कोई मतलब नहीं है। हम बात कर रहे हैं फ्रीबीज और पब्लिक वेलफेयर, मुफ्त की रेवड़ी या लोक कल्याणकारी। आखिर इसमें फ़र्क क्या है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं इसको नियंत्रित कैसे किया जाए। और इसका एक प्रावधान जो मुझे ढूंढ कर मिला, ये संविधान में मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन जहाँ दिखा वो मैं बता दूँ। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो आर्टिकल 78 है, इसको ध्यान दीजिए, आर्टिकल 78 इसको चलिए देख, इम्पॉर्टेंट है। शायद ऐसा हल निकले, ऐसी संभावना है मुझे, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि अभी कोई न सर्वोच्च न्यायालय न केंद्र सरकार न किसी तरह का कोई निर्णय नहीं आया है। यहाँ क्या है कि 78 इसमें क्या है ना कि कोई भी जो चुनाव होता है ना, चुनाव में चाहे चुनाव में MP का हो या MLA का हो, समझ गए,
चाहे केंद्र में सत्ता पाना हो या राज्य में सत्ता पाना हो, एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो। आर्टिकल 78 में बात होती है चुनाव खर्च की। चुनाव खर्च की ये बहुत बड़ा ये है प्रावधान है इसमें। इसके कारण आप चुनाव खर्च को लिमिट किया गया है और चुनाव खर्च में त्रुटि होने पर सीधे सीधे उसकी सदस्यता तक चली जाती है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि एमपी एमएलए की सदस्यता गई है। आर्टिकल 78 कह रहा है चुनाव खर्च की। सीधी सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल, जैसा मैंने सोचा, कोई भी राजनीतिक दल, मान लीजिए एक्स राजनीतिक दल है, वाई राजनीतिक दल है, जेड राजनीतिक दल है। एक्स राजनीतिक दल ने घोषणा किया कि मैं फ्री में बिजली दूंगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। वाई राजनीतिक दल ने बोला मैं सभी महिलाओं को पैसा दूंगा। जेड राजनीतिक दल ने कहा मैं सभी बेरोजगारों को पैसा दूंगा। यहाँ कोई टारगेट तय नहीं है, चूंकि कोई टारगेट नहीं है, इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड तीनों क्या कर रहा है, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है। मुफ्त की रेवड़ी किस लिए बांट रहा है? ताकि वोटर लालच में और उसको वोट दे। अगर वो जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए कोई पार्टी एक्स जैसे घोषणा की कि मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री बिजली देने में मान लीजिए किसी एक राज्य में, जिस राज्य में वो घोषणा कर रहे हैं उसमें उसको सालाना खर्च आता है 5,000 करोड़। 5 साल में मान लीजिए 5,000 करोड़ आ रहा है, तो ये 5,000 करोड़ उसका जो चुनाव खर्च है ना उसमें जोड़िए और उसको कहिए कि एक राज्य में अगर 200 सीट है और कुल चुनाव खर्च अगर 200 करोड़ का होना चाहिए, तो आप 200 करोड़ ही फ्री बीज मैंने मुफ्त की रेवड़ी बांट सकते हैं। वो भी कब? जब आप अपने चुनाव खर्च में कटौती कीजिए, अपने चुनाव खर्च में कटौती कीजिए और फिर जो चुनाव खर्च से बचता है उसका बांटिए आप। इसमें ना संसाधन का दुरुपयोग होगा और ना देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। ये एक हल हो सकता है, इस पर विचार जरूर होना चाहिए और भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि होगा, क्योंकि इस जो सत्ता के लालची राजनीतिक दल और नेता हैं इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री बीज के कारण देश को नुकसान पहुंचा रहा है। सीधे सीधे इसके ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि आपका जो चुनावी खर्च होता है, आप चुनावी खर्च किसी राजनीतिक दल का तय कर लिया जाए कि अगर केंद्र में कोई है तो उनका चुनाव खर्च मान लीजिए 1,000 करोड़ है, तो वो 1,000 करोड़ का फ्री बीज जो करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी राज्य में अगर चुनाव खर्च 500 करोड़ आ रहा है तो आप 500 करोड़ का फ्री बीज बांटिए, इसमें कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए, ये एक नियंत्रण करने का तरीका हो सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ क्या होगा ना कि जैसे आप बोलेंगे ना कि चुनाव खर्च में कटौती करके फ्री बीज दीजिए, ये फ्री बीज देना छोड़ देंगे गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको हेलीकॉप्टर में उड़ना है, 1000 शहर का दौरा करना है, रैली करनी है, झूठ सच बोलना है, वोटर को लालच में लाना है और फिर वोट लेना है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, कोई मतलब नहीं हमको उससे। क्योंकि इसके खर्च में जहाँ कटौती की बात आएगी ना तो सीधे सीधे फ्री बीज बंद हो जाएगा, सोचेंगे ही नहीं, पहला। दूसरा, जो भी बेनिफिट इनको मिलता है विधायिका के रूप में, विधायिका के खर्च में कटौती कीजिए। विधायिका के खर्च में जितना कटौती होगा उतना का फ्री बीज बांटा जाए, कोई आपत्ति नहीं, देश को नुकसान नहीं। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे वो अपने विधायिका के खर्च में कटौती करे, जितना पैसा बचाएगी वो फ्री बीज में दे। कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में आना चाहती है, ठीक है, आप चुनाव खर्च में कटौती कीजिए, आप चुनाव खर्च के दौरान जो आर्टिकल 78 के दौरान जो खर्च का आप हिसाब देते हैं उसमें से जो बच गया उसका आप फ्री बीज दीजिए। ये एक हल हो सकता है, इस पर विचार होना जरूरी है। तो आज जो मैंने बात की, ये मुफ्त की रेवड़ी या लोक कल्याणकारी योजना, ये एक राजनीतिक मुद्दा, लेकिन बिना किसी पक्ष भेदभाव के इसे समझने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सभी को जानना ही चाहिए।